एक इंसान जिसको 30 दिसंबर 2001 से पहले हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी और उसकी मौत हार्ट अटैक से हो जाती है। जनरली ज्यादातर लोगों ने हर्षद मेहता की कुछ स्टोरी सुनी है, या तो मूवीज वाली देखी है या तो जर्नलिस्ट की साइड से स्टोरी देखी है, पर इस सिक्के का दूसरा पहलू तो हमने देखा ही नहीं। जिस परिवार ने सब कुछ झेला उस परिवार की कहानी सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं। अगर ये बोल दूं, जब देश बिकने की कगार पर था 1991 में, तब अगर किसी ने देश को बचाया था तो उसमें एक नाम हर्षद मेहता तो है। क्यों? स्टोरी शुरू करते हैं। क्या सच में हर्षद मेहता एक स्कैमर था? और अगर वो स्कैमर था तो वो और इतने सारे स्कैमर्स हैं उनकी तरह देश छोड़कर क्यों नहीं भाग गया? उसके पास समय था, जिस दिन ये न्यूज आई थी उसी दिन वो देश छोड़कर भाग सकता था, पर वो देश छोड़कर नहीं भागे। क्यों? तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। 1 नवंबर 1991 हर्षद मेहता को उस समय के पीएम पीवी नरसिम्हा राव बुलाते हैं। बोला जाता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसे सिर्फ आप ही सही कर सकते हो। 4 नवंबर को दिवाली थी। उस समय लोग अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर वो इंसान देश के भले के लिए तुरंत पीएम से मिलने के लिए जाता है। हर्षद मेहता और उनके भाई दोनों पहुंचते हैं पीएम से मिलने दिल्ली। पीएम एक क्लोज डोर मीटिंग रखते हैं और उस मीटिंग में उनसे ये बोला जाता है कि हमारे पास सिर्फ 7 दिन का रिजर्व बचा है। मनमोहन सिंह जी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, पर हमें आपकी भी जरूरत पड़ती है। पीवी नरसिम्हा राव से बोलते हैं आपको पूरे मार्केट को बुलिश रखना है, हमारे पास 7 दिन का रिजर्व बचा है और ये सिर्फ काम आप ही कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में सिर्फ आपकी सुनी जाती है। सिर्फ अपने देश के लिए वो इंसान ये बोल देता है कि हाँ अब मैं मार्केट को बुलिश में रखूंगा, और उसके बाद वो इंसान सेंसेक्स को 4487 तक लेकर जाता है। हर्षद मेहता को अंदर की बात पता चल गई थी कि इंडिया की करेंसी टूटने वाली है, इंडिया के पास पैसा नहीं बचा है। अगर वो चाहते तो शॉर्ट सेल करके किसी भी तरह से और पैसे बना सकते थे, जैसे जॉर्ज सोरोस ने इतना पैसा बनाया है। जॉर्ज सोरोस को एक अंदेशा मिला था कि देश टूटने वाला है, पर हर्षद मेहता को तो ये कंफर्मेशन मिला था कि देश के पास पैसा नहीं बचा है, कुछ ही दिन में देश की हालत पाकिस्तान से भी बुरी हो जाएगी। जैसे आज पाकिस्तान भीख पर जिंदा है, हमारी हालत उस समय पर उससे भी बदतर हो जाती, देश को गिरवी रखना पड़ता। कुछ दिन निकलते रहते हैं, कंडीशन थोड़ी थोड़ी और बेटर होती है, तभी एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है जिसने हर्षद मेहता की पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। उस खबर के बाहर आने के बाद हर्षद मेहता पर इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच एजेंसियां बैठती हैं, उनका पासपोर्ट वीजा हर चीज जब्त कर ली जाती है। एक तरह से उनको नजरबंद कर दिया जाता है। उन्हें जहां बोला जाता है, जितने बजे बोला जाता है, वे वहां जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं। उनको भरोसा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर, हमारे जस्टिस पर, कि उनके साथ गलत नहीं होगा। ऐसा मानना था कि चाहे जितना हमारा सिस्टम करप्ट हो, पर जैसे एक लाइन है कि झूठ चाहे जितना तेज चिल्लाकर बोला जाए, पर आखिर में जीतता सच ही है। ये बात सिर्फ किताबों के लिए अच्छी लगती है, दूसरे को मोटिवेट करने के लिए अच्छी लगती है। असल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में सारे के सारे रूल्स धराशायी हो जाते हैं। चाहे इस केस के बारे में बात कीजिए, चाहे किसी भी केस के बारे में बात कीजिए। राजीव दीक्षित लोगों को सच का मार्ग ही तो दिखा रहे थे। सच का मार्ग दिखाते दिखाते उन्होंने अपने इतने दुश्मन बना लिए जिन्होंने अंततः उनको मरवा ही दिया। हर्षद मेहता को ये भरोसा था अपने जस्टिस पर, अपने देश के संविधान पर, कि उनके साथ गलत नहीं होगा, पर जब सिस्टम में ही गलत बैठे हो तो गलत तो होगा ही। अच्छा, एक बात आप सोचिए, जिस इंसान की वैल्यू उस समय इतनी थी कि अगर वो किसी बैनर के सामने खड़ा भी हो जाए और मार्केट में वो फोटो चली जाए, तो उस बैनर में जो एडवर्टाइजमेंट की जा रही थी, जिस शेयर की थी, वो अपने पीक पर पहुंच जाता था। उस समय हर्षद मेहता की वैल्यू इतनी थी। वो इंसान जो इतना पावरफुल था, क्या वो नीरव मोदी की तरह भाग नहीं सकता था, किंगफिशर की तरह भाग नहीं सकता था? अगर वो इंसान चाहता तो वो भी भाग सकता था। एक कॉल करना था, उसके पास पैसा आता, वो तुरंत फौरन बाहर जाकर सेटल हो जाता, फिर से अपना काम चलाता। पर नहीं, वो बाहर नहीं गया, देश पर भरोसा किया और 2001 में उसकी मौत हो जाती है। अब जिसको लगता है कि हर्षद मेहता ने काफी लोगों की लाइफ को बर्बाद किया है, जैसे एसीसी को वो 9000 तक लेकर गया, पर जिसने एसीसी का शेयर तब 9000 में खरीदा था, आज डिविडेंड हर चीज मिलाकर उसकी वैल्यू 90,000 है। और देखिए, मार्केट का एक रूल है, अगर एक कमाएगा तो दूसरा हारेगा, और हारा वही जो उस समय पर या तो पैनिक किया और या तो इंट्राडे में ज्यादा इंटरेस्टेड था। और हर्षद मेहता कभी भी इस तरह की चीजें प्रमोट करता ही नहीं था। वो इंसान हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सोचता था। आपके लिए हर्षद मेहता कैसा था? वो एक स्कैमर था, वो
अच्छा था वो गलत था, ये आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है, आप लीजिए। पर सिर्फ एक साइड को देखकर डिसीजन मत लीजिए, दोनों साइड को देखिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर्षद मेहता स्कैमर नहीं था, उसने गलत किया, बैंक से फर्जी में पैसे लिए, पर पैसे उनको लौटा भी दिए। और उस समय पर इस तरह की स्कैम कॉमन बात थी। आज जैसे पैसे देकर वोट खरीदना कॉमन है, उस समय पर ये चीज भी एकदम कॉमन ही थी। फिर भी उस इंसान को लपेटे में ले लेते हैं। अगर सच में हर्षद मेहता एक स्कैमर था और उसका अगर सिर्फ मोटिव पैसा ही था, तो जिस दिन ये खबर आई, जिस दिन ये न्यूज आई, उस दिन वो क्यों नहीं भाग गया? जो जर्नलिस्ट अपने सोर्सों से बातें पता करके आर्टिकल लिखता है, हम उस साइड की बातें मान लेते हैं, लेकिन उस इंसान के परिवार की साइड की बातें क्यों नहीं समझते? ये भी तो चीज सोचिए।